हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली एस के टारगेट प्लेम 2021 में। करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे यहाँ एमसीक्यूज़ के थ्रू। इन वीडियोस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आप यूट्यूब चैनल से सर्च कर सकते हैं। आप ओनली एस के टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल गाइडेंस वगैरह अवेलेबल हो जाएगा। ओनली एस की तरफ से प्रारंभ कोर्स का दूसरा एडिशन शुरू हो चुका है 12 जुलाई से। 9 महीने का ये पूरा शेड्यूल है, प्लान्ड है। आप अपनी तैयारी इसी शेड्यूल के अनुसार कर सकते हैं। वीडियो लेसन्स होंगे इसमें, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, ऐसे एथिक्स, अपनी सी सेट की क्लासेस होंगी। प्री और मेंस का टेस्ट सीरीज़ भी इसमें इंक्लूड रहेगा। एनसीईआरटी के वीडियो लेसन्स और एनसीईआरटी पे बेस्ड टेस्ट सीरीज़। ये कोर्स हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है। आपको जाना होगा video.onlyis.in पे, वहाँ जाके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, अपना नामांकन आप कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हो 7007931912 पे। पहला सवाल दिया है दादा भाई नारोजी के बारे में। 3 हमें स्टेटमेंट दिए हैं और हमें बताना है कि दादा भाई नारोजी से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहले में बोला है कि वो यूनाइटेड किंगडम, जो यूके का हाउस ऑफ कॉमन्स था, वहाँ पे वो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। दूसरे में बोला है वो आईएनसी के 4 बार प्रेसिडेंट थे, यानी कांग्रेस के, और रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर के वो मेंबर भी थे। तीसरे में बोला है कि दादा भाई नारोजी ने लंदन इंडियन सोसाइटी एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की फाउंडेशन में हेल्प की थी। पहला स्टेटमेंट बहुत इजी है, सभी को पता है कि दादा भाई नारोजी वहाँ लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबर बने थे। बात आती है दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट पे। दूसरे स्टेटमेंट में बात की गई है आईएनसी के वो 4 बार प्रेसिडेंट थे। अब वो 4 बार थे, 3 बार थे, 2 बार थे या 5 बार थे, इस तरीके के जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, जो बारीक सूक्ष्म जानकारी है, वो हमारे पास नहीं होती है, तो इसको एक बार हम छोड़ देते हैं। तीसरे स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एंड लंदन इंडियन सोसाइटी की फाउंडेशन में हेल्प की। तीसरा स्टेटमेंट बहुत इजी है, लगभग जितनी भी अपनी रेगुलर बुक्स है सभी में अवेलेबल है। तो 1 और 3 अपना करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश में आप इसे यहाँ देख पाएंगे, पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। और दादा भाई नारोजी ने ड्रेन थ्योरी दी थी और इनकी बुक का नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में बात की गई है साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बारे में। पहले में बोला है स्टेटमेंट में कि साइमन कमीशन ने बोला कि जो प्रोविंसेस थे वहाँ पे ऑटोनॉमी एस्टेब्लिश की जाए और सेंटर पे पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की जाए। दूसरे में बोला है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो होंगे उनके मेंबर्स इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा आएंगे प्रोविंशियल काउंसिल में से, ठीक है। प्रोविंशियल काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। देखो, पहले स्टेटमेंट में अगर बात करें तो साइमन कमीशन ने बोला था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक बात है पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि जो मिनिस्टर होंगे वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा बिल्कुल सही है, साइमन कमीशन ने जो अपना काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, काउंसिल ऑफ स्टेट को अगर हम देखें, वर्तमान में अगर देखें तो राज्यसभा इसका नाम होता है। और अभी राज्यसभा में कैसे इलेक्शन होता है, राज्यसभा में इलेक्शन वैसे ही होता है जो हमारी विधानसभाएं हैं, हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, उनके मेंबर इलेक्शन करते हैं एमपीज़ का। तो मोर और लेस ये जो पैटर्न दिया था साइमन कमीशन ने, वो आज का हमारा जो पैटर्न है उससे लगभग मिलता जुलता है। पहला हमारा गलत है, दूसरा हमारा सही है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। पहले में बोला है कि ये एक पहला ऐसा नेशन वाइड मूवमेंट था जिसमें
गांव के लोग भी जो है या जो रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को भी हिस्सा लेने का मौका मिला। दूसरा है, इसमें बात की गई है कि नॉन वायलेंस इसमें मोटो था, यानी कि जो अहिंसा मोटो था, और कमला देवी चट्टोपाध्याय इसकी एक इम्पोर्टेंट जो वीमन लीडर थी। जहाँ तक पहले स्टेटमेंट की बात है, आप ये सोचोगे कि ऐसा तो था नहीं कि सिविल डिसओबीडियंस पहला मूवमेंट था जिसमें रूरल एरियाज़ के लोगों ने हिस्सा लिया था। उससे पहले भी कई मूवमेंट हो चुके हैं, 1920 में, 1922 में, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ एक वर्ड आता है फर्स्ट नेशन वाइड, ऐसा मूवमेंट जो कि पूरे देश के अंदर चला हो। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो भी तो चला था। लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है 12th क्लास की, जो थीम्स इन इंडिया हिस्ट्री पार्ट 2 है, थीम्स इन हिस्ट्री पार्ट 3 है, उसमें से ये स्टेटमेंट लिया हुआ है और उसमें ये स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है कि पहला नेशन वाइड मूवमेंट था, तो हम इसको करेक्ट मान लेते हैं। दूसरे में बोला है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय जी इम्पोर्टेंट लीडर थी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया, बोथ 1 और 2। तो पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी कि GCF के बारे में दिया हुआ है। पहले में बोला है कि इसको UNFCCC के फ्रेमवर्क के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है, और दूसरे में बोला है कि डरबन एग्रीमेंट के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया है। ग्रीन क्लाइमेट फंड का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए ताकि वो नई टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट कर सकें और क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकें। तो इसलिए ये फंड जो है वो बनाया गया था और UNFCCC के अंदर फ्रेमवर्क में ही बनाया गया था। हालांकि अगर हम बात करें कि क्या ये डरबन एग्रीमेंट के थ्रू बना था, तो ये स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा रटने वाला है। बेसिकली जो भी अपनी बुक्स हैं उन सब में ये दिया रहता है, लेकिन कई बार हमारी नज़र जो है वो नहीं जाती है। तो ये डरबन एग्रीमेंट से नहीं हुआ था, ये कैनकन मैक्सिको वहाँ एग्रीमेंट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। पहला करेक्ट है एंड दूसरा जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा गलत है, पहला हमारा इनकरेक्ट है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है ओपन स्काईज ट्रीटी के बारे में दिया हुआ है। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी। पहला इसमें बोला है कि इसमें एक मेंबर स्टेट दूसरे मेंबर स्टेट के ऊपर स्पाई कर सकता है, निगरानी रख सकता है विद द लेटर्स कंसेंट, मतलब अगर दूसरे देश की अनुमति हो तो। इंडिया इस ट्रीटी का सदस्य है, इस संधि का सदस्य है। ओपन स्काई ट्रीटी में क्या होता है, स्पेशली ये न्यूज़ में था US और रशिया के बारे में। देखो, US और रशिया ये दोनों ही न्यूक्लियर वार हेड्स इनके पास थे। इनके पास जो परमाणु हथियार, नाभिक के इनके पास हथियार थे। तो US और रशिया के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने रेस्पेक्टिवली ये सोचा कि हम कोई ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप करते हैं जिसके थ्रू हम एक दूसरे पर नज़र रख सकें। तो इसमें क्या होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर नज़र रख सकती है, अपना हवाई जहाज़, अपना एरोप्लेन जो है वो उड़ा के देख सकती है कहीं आप कुछ रिएक्टर वगैरह तो नहीं बना रहे हैं। लेकिन इसमें कंसेंट ज़रूरी है, पहले परमिशन लेनी होती है। ऐसा नहीं होता है कि कभी भी अचानक से आ गए। जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। पहला ही अपना करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 ओनली। इंग्लिश में आप इसे यहाँ देख पाओगे। दूसरा अपना गलत है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। और आज का अपना जो सवाल है वो है कि लिनलिथगो कमीशन किससे रिलेटेड है, या लिनलिथगो जो कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो किससे रिलेटेड है, आपको ये बताना है। साथ ही साथ आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, ये भी आप बता सकते हैं। इन वीडियोस को आप अपने साथी बंधुओं के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इनका बेनिफिट ले सकें। तो ऑनली एस के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।